हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शाह सऊद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5। क्लियर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EAN रूल भी बोलते हैं। क्लियर। ओके, आइए हम बात करते हैं EAN रूल की। क्लियर। ओके, EAN रूल जो था हमारा सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर। ये दिया था सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर। ओके, सिडविक ने, अब बात होती है EAN रूल दिया क्यों था। तो सिडविक ने EAN रूल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं ये EAN रूल होता क्या है। क्लियर। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर होता है मेटल लिगेंड। क्लियर। लिगेंड जो होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। क्लियर। अब देखिए, सिडविक का कहना था कि ये जो मेटल है लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब तक मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन का कुल सम जो है वो इनर्ट गैस के इक्वल ना हो जाए। क्लियर। मैं एक बार फिर बता रहा आपको कि ये मेटल जो है वो लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेता है जब तक मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन का कुल सम जो है वो इनर्ट गैस के इक्वल ना हो जाए। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट की। क्लियर। तो ये देखो, आपका ये होता है नोबेल गैसेस, ये होता है हमारा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। ये हमारे नोबेल गैसेस हैं। अब हीलियम जो होता है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 2। ऐसे ही नियान का होता है एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, जेनान का एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है 54 और रेडान का एटॉमिक नंबर होता है 86। तो ये बेसिक पॉइंट है, हमारे नोबेल गैसेज हैं और ये इनका एटॉमिक नंबर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। क्लियर। मेटल लिगेंड, और सिडविक का कहना था कि ये जो मेटल होता है ये लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब तक मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन का कुल सम, ठीक है, वो नोबेल गैस के इक्वल ना हो जाए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ये जो हमारा मेटल होता है ये होता है मेनली डी ब्लॉक का। क्लियर। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमारा वो मेनली डी ब्लॉक का होता है। क्लियर। तो आइए हम डी ब्लॉक की सीरीज के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक की सीरीज। ओके, डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सीरीज जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। ओके, इसकी स्टार्टिंग होती है स्कैडियम एटॉमिक नंबर 21, कहाँ तक होता है, जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की, जिसको हम बोलते हैं 4D सीरीज। क्लियर है। और इसकी स्टार्टिंग होती है इरिथियम और ये इसकी एंडिंग होती है कैडमियम पे CD। क्लियर। एटॉमिक नंबर मीन्स 39 टू एटॉमिक नंबर 48।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। क्लियर। इसकी स्टार्टिंग होती है लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 और इसकी एंडिंग होती है आपका Hg एटॉमिक नंबर आपका होता है 80। क्लियर, ओके। तो 3D सीरीज स्कैडियम टू जिंक, मतलब स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, स्कैडियम टू जिंक तक होंगे। ओके। सेकेंड इरिथियम टू कैडमियम तक होंगे और थर्ड लैंथेनम टू Hg तक होंगे। क्लियर। अब हम इसमें बात करेंगे, अगर मान लो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है। ओके, मीन्स स्कैडियम टू जिंक के अंदर की बात हो रही है। क्लियर। तो अगर ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया स्कैडियम। क्लियर। स्कैडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो स्कैडियम में इन जनरल टोटल इलेक्ट्रॉन भी 21 ही होंगे। ठीक। अब जब ये लिगेंड स्कैडियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, क्योंकि 21 था और मिलेगा इलेक्ट्रॉन तो 21 से ज़्यादा ही होगा, कम तो हो नहीं सकता। क्लियर। तो जो हमारा 3D सीरीज है इसकी नियरेस्ट नोबेल गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो सकता है, तो ये जो 3D सीरीज है इसका नियरेस्ट नोबेल गैस हमारा जो हो सकता है वो हो सकता है 36, मीन्स क्रिप्टॉन 36 हो सकता है। ऐसे ही 4D सीरीज, इसकी स्टार्टिंग 39 टू 48। ओके। अब अगर हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम अगर 4D सीरीज का होगा, मान लीजिए इरिथियम है या मान लो आपका कैडमियम है या मान लो इसके अंदर का कोई भी है। क्लियर। तो जब ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेंगे, जैसा कि हमने माना 39 वाला है, तो 39 मीन्स 39 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर होंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड से गेन करेगा तो 39 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और 39 से ज़्यादा का मतलब नियरेस्ट नोबेल गैस 39 के बाद वाला, तो मतलब आप कह सकते हैं 54। तो यहाँ पर नियरेस्ट नोबेल गैस होगा 54 जो होगा आपका ज़ीनान। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। इसकी स्टार्टिंग 57 एटॉमिक नंबर से होती है, इसकी एंडिंग होती है एटॉमिक नंबर 80 पे। अब इसके अंदर का कोई सेंट्रल मेटल एटम है, मान लिया हमारा Hg है, तो Hg एटॉमिक नंबर 80 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन 80 से ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, बढ़ेगा। इसका नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा हमारा क्या हो सकता है 86। क्लियर। और ये होता है किसका, रेडान का। ओके। तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्लियर है, आपका अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो उसका नियरेस्ट नोबेल गैस 36 होगा। ओके। अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 4D सीरीज से बिलोंग करता है तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा वो होगा 54। क्लियर। अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 5D सीरीज से बिलोंग करता है तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा वो होगा आपका 86। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको, तो ये पॉइंट क्लियर है। ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया है और हमको इसका EAN पता करना है। ठीक। सिडविक ने EAN पता करने के लिए फॉर्मूला दिया था,
EAN इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स का अगर EAN पता करना है तो ये हम फार्मूला लगाएंगे और EAN आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जेड क्या है। जेड जो है यहाँ पर यह है सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर? प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हमको इस कॉम्प्लेक्स का EAN पता करना है। तो यहां पर EAN इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा कि हमारा फार्मूला गिवन है। तो ये फार्मूला लगाते हैं। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसका एटॉमिक नंबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बताया था। तो यहां पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा प्लस का 2। अब हम बात करते हैं इसमें प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड 6 और Cn जो है हमारा ये लिगेंड है, इसकी डेंसिटी होती है 1। अब यहाँ पर ये 26 और ये -2 हो जाएगा 24 और 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा आपका 36। अगर हम किसी कंपाउंड का EAN निकाला और वो उसका EAN अगर नोबेल गैस के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर इसका हमने EAN निकाला और EAN नोबेल गैस के इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा, फॉलो EAN को फॉलो कर रहा। ठीक, तो ये हमारा EAN को फॉलो कर रहा। ऐसे ही बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा Na2ZnCN का 4। इसका EAN पता करना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। EAN इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारा जिंक है और जिंक का एटॉमिक नंबर हमारा 30 होता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका प्लस का 2। क्लियर? अब प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1। क्लियर? अब यहाँ पर 30 माइनस 2 28 और 4 2 जा 8, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। तो ये भी आपका जो कॉम्प्लेक्स था और इसका मैंने EAN जो निकाला है वो भी नोबेल गैस के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये भी EAN रूल को क्या कर रहा, फॉलो कर रहा। तो ये भी EAN को क्या कर रहा, फॉलो कर रहा। क्लियर है? ओके। और ये जो पॉइंट थे, हमने जो बेसिक पॉइंट बताई थी वो भी क्लियर हो चुका होगा। हमारा Fe 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो नियरेस्ट नोबेल गैस 3D सीरीज के लिए 36 होना चाहिए और हमारा है। ये हमारा जिंक जो है ये भी 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा और 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा, तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस जो होना चाहिए आपका 36, तो 36 है। क्लियर हो चुका है? ओके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और इसका EAN पूछ रहा है। क्लियर? तो फॉर्मूला लगाएंगे EAN इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि हमको पता है AG जो है हमारा, AG
इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 47 और ये बिलोंग करता है 39 टू 48 मीन्स 4D सीरीज से। तो क्लियर कट 4D सीरीज का नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा वो होगा हमारा जेनान 54, जेनान एटॉमिक नंबर 54। क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं EN की। हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और हमको इसका EN पता करना है। हमने फार्मूला लगाया Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर AG का एटॉमिक नंबर 47 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना बहुत ही डेप्थ में बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा प्लस का 1 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 इंटू डेंसिटी NH3 की होती है 1। अब यहाँ पर होगा आपका 47 माइनस 1 प्लस 4। अब ये हो जाएगा आपका 47 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 46 और 4 ये हो जाएगा आपका 50। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था इसका EN 50 आया। ओके, और 50 हमारा जो है ये इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा वो था 54। तो इसका EN जो है आपका वो नोबेल गैस के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये EN नॉट फॉलो, ये EN को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की और हमको इसका पता करना है EAN। अब देखिए EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। क्लियर है। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 2 और C6H6 बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों चीज़ें सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी होता है, तो C6H6 बेंजीन और इसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है 3। क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा 24 प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा 36। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका EN 36 होगा जो कि नोबेल गैस के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये EN रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और इसका पूछ रहा है हमसे EAN। क्लियर है। तो देखिए EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारा बात करते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 24। क्लियर। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा यहाँ पे क्रोमियम का वो होगा प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम पे प्लस का 1 3 टाइम्स, तो प्लस का 3, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और ये इधर से जाएगा माइनस का 6, तो हो जाएगा प्लस का 6। तो क्रोमियम का आ जाएगा हमारा प्लस का 3। क्लियर। ओके। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड 3 इंटू
OX, ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में मैंने बताया था। तो इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब ये होगा आपका 24 - 3 21, क्लियर, और प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12। तो इसका EN आएगा 33। ओके, क्रोमियम 3D सीरीज से बिलोंग करता है और 3D सीरीज के लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस की अगर हम बात करते हैं तो नियरेस्ट नोबेल गैस उसका 36 होता है, यहाँ पे 33 आ रहा, तो ये हम बोलेंगे EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर नोबेल गैस के इक्वल होता तो फिर हमारा ये EN रूल को फॉलो करता। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में भी हमसे पूछ रहा है इसका EN क्या होगा। क्लियर? अब देखिए फार्मूला सेम लगाएंगे, ये EN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? यहाँ पर जो Fe है इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26। क्लियर? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो C5H5 इस पे माइनस का 1 होता है और Cl पर माइनस का 1, ठीक है ना, तो माइनस का 2 साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। क्लियर? प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? अब देखिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 1 और डेंटिसिटी। क्लियर? तो डेंटिसिटी इसकी हो जाएगी 3। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ CO की, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 2 और CO की डेंटिसिटी 1। क्लियर? अब हम बात करते हैं Cl की। ओके, तो नंबर ऑफ लिगेंड हमारा 1 और इनटू डेंटिसिटी 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 26 और -2 और +2। अब देखो आप ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। ओके, अब यहाँ पे 26 -2 24 और 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा नियरेस्ट नोबेल गैस के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि हाँ Fe 3D सीरीज से बिलोंग करता है और 3D सीरीज के लिए 36 होना चाहिए था और जो कि हमारा है, तो हम कहेंगे ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो EAN को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, और इसमें भी हमारा EAN रूल पूछ रहा है। तो EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? अब देखिए हमारा जो ये टाइटेनियम है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 22 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1 होता है और ये 2 टाइम्स है तो -2, और यहाँ पर भी माइनस का 1 होगा तो 2 टाइम्स है तो -2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4। क्लियर? प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 इंटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोपेंटाडाइएनिल और ये सिग्मा, तो मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर सिग्मा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा
और इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1। क्लियर? प्लस नंबर ऑफ लिगेंड 2 इनटू, अब देखिए ये है पाई साइक्लोपेंटाडाइएनिल। क्लियर? और यहां पर इसकी डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी आपकी 3। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में हमने इसके बारे में बात की थी। क्लियर है? अब देखिए ये हो जाएगा 22 माइनस का 4। क्लियर? और ये हो जाएगा 2, और ये 2 और 3 2 जा 6 8, और 8 इंटू 2, यहां पर हो जाएगा आपका 18, और यहां पर हो जाएगा 16, और 18 और 16 ये कितने हो जाएंगे? 34। क्लियर है? तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स था इसका EAN 34 आ रहा, और TI एटॉमिक नंबर 22 जो कि हमारा 3D सीरीज से बिलोंग करता है, और इसका नियरेस्ट नोबेल गैस 36 होता है, और यहाँ पर जो है 34 आ रहा हमारा। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा विच वन इज मोर स्टेबल। क्लियर है? हमारे दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करने की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिडविक ने हमारा EAN रूल दिया था वो दिया था कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे दो कंपाउंड दिए गए हैं और इसकी स्टेबिलिटी हमको पता करनी है किसकी ज़्यादा होगी। क्लियर? हमने यहाँ पर इसका EAN निकाला। EAN निकालेंगे सेम फार्मूले से, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 2 24 और 12 36। क्लियर है? और यहाँ पर हमारा EAN आ जाएगा 26 माइनस 3 23 और 12 35। क्लियर है? ओके, तो सिडविक ने कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए EAN रूल दिया था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा EAN को फॉलो कर रहा है और ये हमारा EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो हमारा है इसकी स्टेबिलिटी ये दूसरे वाले से ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वैसे तो हम आगे के लेक्चर में स्टेबिलिटी काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही स्टेबिलिटी की, अब चूंकि क्वेश्चन आ ही गया आपके सामने, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2, और यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3। क्लियर है? और हमको पता है जब सेम टाइप के हमारे जो है मेटल हैं इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस का वो इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करता है और जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर Fe2 प्लस और यहाँ पर Fe3 प्लस में Fe2 प्लस की साइज बड़ी होगी किसके कंपेयर में? Fe3 प्लस के कंपेयर में, और Fe3 प्लस की साइज जो होगी वो कैसी होगी? इसके कंपेयर में छोटी होगी। क्लियर? आपके सामने एक नया वर्ड आया जेड इफेक्टिव, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? तो यहाँ पर Fe2 प्लस की साइज बड़ी होगी इसके कंपेयर में, तो यहाँ पर Cn से इसका इंट्रैक्शन जुड़ाव, ठीक है ना, वो कैसा होगा? कम होगा। और यहाँ पर इसकी साइज छोटी है तो यहाँ पर Cn से इसका इंट्रैक्शन वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर
इसके कंपेयर में साइज छोटी होने के कारण CN से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और इंटरेक्शन ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी पहले वाले से दूसरे वाले की। ठीक, अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो चुका होगा किसको लेकर कि सर आपने बताया था जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी जो है हम EN से एक्सप्लेन कर सकते हैं और यहाँ पर EN को हमारा ये फॉलो कर रहा है तो इसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना, तो अब हम बात करने वाले हैं सिडविक की। ओके, सिडविक ने कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए EN दिया था। क्लियर? ओके, तो देखिए वो कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे होते हैं मेटल कार्बोनिल। क्लियर? मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या है? मेटल मीन्स सेंट्रल मेटल एटम और कार्बोनिल मीन्स CO लिगेंड हमारा। ठीक, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल FeCO का 5। ओके, FeCO का 5। क्लियर? जैसा कि हमारा मेटल कार्बोनिल है। ठीक, अगर हमारा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो उसकी स्टेबिलिटी हम EN से डिसाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमारा मेटल कार्बोनिल है और वो EN को फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मेटल कार्बोनिल के अलावा कोई आपका अदर टाइप का कॉम्प्लेक्स है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हम EN से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिला, की पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, EN से स्टेबिलिटी केवल उसी कॉम्प्लेक्स का डिसाइड करेंगे जो मेटल कार्बोनिल होगा। अगर मेटल कार्बोनिल के अलावा कोई अदर टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसकी स्टेबिलिटी हम EN से डिसाइड नहीं कर सकते, जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिला। अब कहेंगे सर उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो वो हम आने वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं सिडविक रूल ऑफ EN की। क्लियर है? ओके, तो सिडविक ने कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए हमारा EN रूल दिया था और वो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, तो वो होने चाहिए मेटल कार्बोनिल। क्लियर है? सिडविक का कहना था अगर हमारा मेटल कार्बोनिल जो है वो EN को फॉलो कर रहा है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो EN से स्टेबिलिटी ओनली किसकी डिसाइड कर सकते हैं? मेटल कार्बोनिल की। क्लियर है? ओके, तो आइए हम बात करते हैं। हमारे मेटल कार्बोनिल दिए हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट हमारा मेटल कार्बोनिल दिया है और इसमें EN पूछ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, यहाँ पर Z निकल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा यहाँ पर 0 होगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 8, 36। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो मेटल कार्बोनिल है वो EN रूल को फॉलो कर रहा है। और सिडविक ने कहा था कि अगर हमारा मेटल कार्बोनिल अगर हमारा मेटल कार्बोनिल EN को फॉलो करता है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगला हमारा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिया है और इसमें हमारा EN पूछ रहा है। तो यहाँ पर EAN
इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पर जेड 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2, नंबर ऑफ लिगेंड 5, डेंसिटी 1। तो ये 26 और ये 10 कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये मेटल कार्बोनिल है और ये क्या कर रहा? EN को फॉलो कर रहा। तो EN से ओनली मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो क्लियर है। ओके, अब देखिए एग्जाम टाइम में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमारा मेटल कार्बोनिल है। ओके, और इसमें कह रहा कि ये हमारा अगर EN को फॉलो कर रहा है तो x की वैल्यू बताइए, क्या होगी x की वैल्यू। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम टाइम में हमारे आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम, ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। ओके, और ये बिलोंग करता है हमारा 3D सीरीज से, और जो हमारा 3D सीरीज होता है उसका नियरेस्ट नोबेल गैस होता है, वो होता है आपका 36। क्लियर? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे EAN इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर इसका EAN फॉलो करेगा ये कॉम्प्लेक्स, तो इसका EAN चूंकि क्रोमियम 3D से बिलोंग करता है तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा वो हो जाएगा 36। क्लियर? ओके, और यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करेंगे 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड ये x टाइम दिया है। ओके, नंबर ऑफ लिगेंड आपका दिया है x और इनटू डेंसिटी, तो CO मोनोडेंटेड लिगेंड है तो डेंसिटी 1। ओके, अब देखिए ये 36 और ये 24 और ये हो जाएगा प्लस 2x। क्लियर है? अब यहाँ पर ये आपका 36 और इधर आएगा 24, तो यहाँ पर माइनस 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 2x। क्लियर है? और यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी? 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 6, तो आपका ये जो x की वैल्यू वो कितना हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर था वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला केस जो है हमारा, इसमें कह रहा इफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, अगर हमारा जो मेटल कार्बोनिल है वो अगर EAN को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक, तो वो अगर EAN को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो EAN को फॉलो करने के लिए वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या फिर वो डाइमराइज हो सकता है। क्लियर है? तो ओके, ये काफ़ी स्पेशल केस है जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो हम यहाँ बात करते हैं। ये हमारे मेटल कार्बोनिल हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिडविक का कहना था अगर मेटल कार्बोनिल है और वो EAN को फॉलो करेगा तो हम मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी EAN से डिसाइड करते हैं, और अगर वो फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ओके, हमारा मेटल कार्बोनिल दिया है, हमने यहाँ पर इसका EAN निकाला, तो यहाँ पर इसका EAN 25 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 25 और यहाँ पर 12 हो जाएगा 37। तो इसका EAN आएगा वही फार्मूले से जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर वाले फार्मूले से 37 आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके, हमको पता है ये मेटल कार्बोनिल है और इसकी स्टेबिलिटी हम EAN से डिसाइड करते हैं
और ये हमारा EN को फॉलो नहीं कर रहा। EN को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या होगा, अनस्टेबल। क्लियर, ये अनस्टेबल होगा। ओके, अब क्या करेंगे कि ये स्टेबल हो जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया है ये एक्सचेंज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर सकते हैं या तो लॉस कर सकते हैं, और या तो डाइमराइज करके ये स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ अगर 37 में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो ये 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो EN को फॉलो करेगा और क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया तो यहाँ पर इसका EN, ये EN कैसा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर, और ये कैसा होगा आपका, स्टेबल। ओके, अब देखिए ये जो हमारा मेटल कार्बोनिल है, ओके, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये बिहेव कैसा करेगा, तो ये बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। यहाँ पर दिया है मेटल कार्बोनिल, ओके, और हमको मेटल कार्बोनिल का यहाँ पर EN निकालना है। हमने यहाँ पर इसका EN निकाला, यहाँ पर इसका EN जो है आएगा, ये होता है वेनेडियम का 23 और 12, ये हो जाएगा 35। वही सेम फार्मूले से EN का Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे निकालेंगे तो 35 आएगा। क्लियर है, और चूंकि मेटल कार्बोनिल है तो इसकी स्टेबिलिटी हम EN से डिसाइड करते हैं, और यहाँ पर ये हमारा EN को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर, तो ये EN को फॉलो नहीं कर रहा तो कैसा है, अनस्टेबल। क्लियर है, ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, तो मैंने आपको बताया एक्सचेंज मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है या डाइमराइज। ओके, अब देखिए 35 इसका EN आया, हम इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ठीक है, तो 36 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया एक। ओके, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यहाँ पर इसका EN हो जाएगा 36। क्लियर, और ये कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए चूंकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसका रिडक्शन हो रहा तो ये बिहेव कैसा करेगा, तो बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब देखिए ये हमारा मेटल कार्बोनिल दिया है, और मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी जो है हम डिसाइड करते हैं EN से। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल दिया है और हम इसका EN निकालते हैं, तो यहाँ पर EN जो आएगा हमारा ये है आपका 25 और 10, ये हो जाएगा 35। ओके, और 35 है तो ये कैसा है, अनस्टेबल है। क्योंकि मेटल कार्बोनिल है तो EN इसका जो है वो EN को फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पर ये EN को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या है, अनस्टेबल है। क्लियर, अब देखिए अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एक, तो ये हमारा रिडक्शन। ठीक, और ऐड करेंगे तो 35 और 1 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा तो ये EN को फॉलो करेगा।
तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केस, ठीक। तो ये तो आपको क्लियर है, रिडक्शन करने से ये हमारा EN को फॉलो करने लगेगा, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या इसका हम डाइमराइजेशन करेंगे तो ये हमारा EN को फॉलो करेगा या नहीं, क्लियर। जैसे आपका जो JEE एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, ओके, तो मोर देन वन ऑप्शन वाले आते हैं, जैसे ये भी ऑप्शन है, साथ में ये भी ऑप्शन है, तो एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो ये तो सही है। तो ये वाला जो है कैसे चेक करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। या फिर नीट की एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो मान लो ये वाला ऑप्शन हमारा दिया ही ना हो, ओनली ये वाला दिया हो, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में ये दिया ही ना हो, ये दिया हो, ठीक। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। डाइमराइजेशन, आपके सामने वर्ड आया डाइमराइजेशन। तो ये है आपका डाइमर से बना है, डाई का मतलब होता है 2 मतलब 2, अमर का मतलब होता है पार्ट, ठीक। तो इसका डाइमराइजेशन मतलब ये कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो MnCO5 का डाइमराइजेशन मतलब इसको 2 बार लेंगे, 2 बार लेंगे तो Mn2CO10 हो जाएगा। अब हमको इसका EAN पता करना है, ठीक। अब देखिए इसमें सेंट्रल मेटल एटम कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार है मतलब 1 से ज़्यादा बार है, ठीक। तो 1 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं, पॉली। और चूंकि सेंट्रल मेटल एटम 1 से ज़्यादा बार है तो बोल सकते हैं पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो ये आपका पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपका डाइमराइज होकर पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, और पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का EAN पता करना है। तो पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का EAN कैसे पता करते हैं, तो EAN इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक। इससे पता करेंगे, ओके। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, क्लियर। तो ये आपका हो गया Mn, ये आपका हो गया Mn, Mn2CO10 2 टाइम्स Mn, ओके, CO 10 टाइम्स, तो यहाँ पर आपका CO 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, और यहाँ पर भी CO 1 2 3 4 5 टाइम्स, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की, क्लियर है, टोटल इलेक्ट्रॉन की, क्लियर। अब देखिए बाई मेटल, तो मेटल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ओके, Mn 2 टाइम्स, और एक Mn में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 25, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 25, तो मेटल से कितना मिलेगा 50, ओके। अब हमारा लिगेंड, ओके, तो बाई लिगेंड, क्लियर। अब जो हमारा लिगेंड है, ओके, वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। और CO हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, क्लियर। तो इसके बारे में बात कर लिए, लिगेंड के बारे में बात कर लिए। अब देखिए जो ये मेटल और मेटल है, इनके बीच जो ये बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, क्लियर है,
ओके, डेल्टा बॉन्ड। ओके, अब देखो डेल्टा बॉन्ड आपके सामने ये नया चीज़ है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर छोटा सा डेल्टा बॉन्डिंग के बारे में हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। क्लियर? जो आपका इन जनरल डी ऑर्बिटल होता है, ओके, सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बल। ओके, डबल डम्बल। क्लियर? तो लोब कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए 1 2 3 4, 4 लोब आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 4 लोब इंटरेक्शन। और 4 लोब इंटरेक्शन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बाई डेल्टा बॉन्ड की, तो डेल्टा बॉन्ड कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, और इनटू इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2, तो कितना हो जाएगा? 2। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 50 + 20 + 2, तो कितना हो जाएगा? 70 और 2 72। तो यहाँ पर 72 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 50 20 और 2 72, और 72/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 36। क्लियर है? तो अगर आपका ये डायमराइज हो गया तो ये डायमर का फॉर्मेशन कर रहा, और ये डायमर है तो इसका EN टोटल इलेक्ट्रॉन/2 से निकालेंगे डायमर का। क्लियर? तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 36 जो है ये हमारा नियरेस्ट नोबेल गैस के इक्वल आ रहा, तो हम कहेंगे ये MnCO का 5 डायमराइज होकर Mn2CO10 बना रहा, और ये आपका EN को फॉलो कर रहा, तो कह सकते हैं डायमराइजेशन इसका पॉसिबल है, डायमराइज होकर भी ये EN को फॉलो कर रहा। रिडक्शन तो वो तो पढ़ चुके हैं हम, तो क्लियर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है मेटल कार्बोनिल दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक, ओके, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाला है, मीन्स एक भी आंसर सही हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। क्लियर है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मेटल कार्बोनिल दिया है CO का होल 4। क्लियर? यहाँ पर इसका EN निकालेंगे, तो EN निकालेंगे Z- ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर से, तो ये 27 और ये 8, ये कितना हो जाएगा? 27 और 8 आपका हो जाएगा 35। तो ये कहेंगे हम कि चूँकि सर मेटल कार्बोनिल है और ये हमारा EN को फॉलो करना चाहिए, चूँकि नहीं कर रहा तो ये कैसा है? अनस्टेबल है। क्लियर? अब ये स्टेबल होने के लिए करते क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या तो लॉस करते हैं, या डायमराइज होते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ओके, तो 36 इसका EN हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर रहे हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अगर निकालते तो ऑक्सीडेशन, चूंकि ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा इसका? रिडक्शन। क्लियर? और ये हो जाएगा CO का होल 4, और यहाँ पर ऐड किया है तो -1। क्लियर? और इसका
EAN हो जाएगा आपका 36 और ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। तो रिडक्शन फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे हम निकालेंगे तो 34 हो जाएगा और 34 हमारा वो नियरेस्ट नोबेल गैस के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 36 होना चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्या ये इसको हम डाइमराइज कर दें, ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड, इसको अगर हम डाइमराइज कर दें तो क्या ये हमारा EN को फॉलो करेगा? ठीक, अब देखिए ये आपका CO2 CO का 8, अगर इसको हम डाइमराइज करेंगे तो आफ्टर डाइमराइजेशन ये आपका CO2 CO8 का फॉर्मेशन करेगा। और हम इसका EN निकाल लें कि इसका EAN कितना होगा, इसका EAN तो हमको पता करना है। अब देखिए हमने अभी अभी आपको Mn2CO10 का EAN निकालना सिखाया है, क्योंकि Mn2CO10 जो है हमारा वो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का EN अभी निकालना बताया था, चूंकि डायमर के केस में EN इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन बाई 2 होगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद वैल्यू पुट की थी उसमें, फिर उसका आंसर आया था। क्लियर? अब उतना ज़्यादा हम ना करके हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का EN निकालने का शॉर्टकट तरीका बताने वाले हैं। ठीक, तो शॉर्टकट EN निकालना सिखाने वाले हैं, किसका? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। यह है आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखिए यहां पर निकालेंगे कैसे। तो देखो यहां पर आपका है CO, तो CO आपका एटॉमिक नंबर इसका होता है 27। ओके, और इनटू कितने टाइम्स हैं? तो 2 टाइम्स। क्लियर? ओके, तो इसको बोलेंगे ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर Z। क्लियर? 2 मतलब ये 2, ये क्या है? ये है आपका नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये है 2। क्लियर? प्लस अब देखिए ये आपका इसके बाद चूंकि CO हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, 2 टाइम्स है, तो CO एक मेटल, CO दूसरा मेटल, तो CO हमारा सेंट्रल मेटल एटम और 2 टाइम्स है, तो ये हमारा D ब्लॉक का सेंट्रल मेटल एटम, D ब्लॉक का सेंट्रल मेटल एटम, और इनके बीच डेल्टा बॉन्ड बनेगा। चूंकि ये 2 टाइम्स है तो 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच कितने डेल्टा बॉन्ड बनेंगे? 1 डेल्टा बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर 1, ये क्या है? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? और इनटू, अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम कितना है? तो ये 2, तो ये क्या है? नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लस नंबर ऑफ लिगेंड की, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 8। ये क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, ये 8। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 8, तो ये 8 इनटू, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये जो CO है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड जो होता है वो
उसकी डेंसिटी 1 होती है, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 2। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्रॉम लिगेंड। ओके, तो 2 बाई, अब देखिए यहां पर जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम, वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ये क्या है? नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ओके, तो अब यहां पर जो होगा वो हो जाएगा 26 इंटू 2, ये हो जाएगा 54 प्लस 2 प्लस 16 बाई 2। अब 52 और 2 हो जाएगा 56, और 56 और 16 कितना हो जाएगा? तो 56 और 10 हो जाएगा आपका 66 और 6 72। तो ये हो जाएगा 72 बाई 2 इक्वल टू 36। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं हाँ, CO का होल 4 आफ्टर डाइमराइजेशन EAN को फॉलो करेगा। और चूंकि ये पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तो मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताया इसका EAN निकालने के लिए। आप इस शॉर्टकट मेथड से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक की पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ये की पॉइंट में है कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज 6, अगर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो कभी डाइमराइज नहीं होगा, वहाँ पे डाइमराइजेशन की बात नहीं होगी। ठीक, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? ओके, EAN फॉर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। अभी हमने आपको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का शॉर्टकट मेथड बताया था EAN निकालने की। क्लियर है ना? ओके, तो आइए हम बात करते हैं। हमारे बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल दिए हैं और हमको इनका EAN फाइंड आउट करना है। तो आइए इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे जो कि हमने अभी आपको बताया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दिया है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल और हमको इसका EAN पता करना, EAN इसका हमको पता करना है। क्लियर? अब देखिए EAN इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो ये हो जाएगा 26। ये क्या है? ये है एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर है? कितने टाइम्स है? तो ये 2 टाइम्स है, तो इंटू 2। 2 क्या है? ये 2 है आपका नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? अब इसके बाद प्लस, अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स। तो 2 सेंट्रल मेटल एटम है तो उनके बीच कितने डेल्टा बॉन्ड बनेंगे? 1 बनेंगे। ठीक, तो ये 1, ये क्या है आपका? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? और कितने सेंट्रल मेटल एटम के बीच बन रहा? तो 2। तो ये 2 क्या है? नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड की। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 9। तो ये 9 क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। क्लियर? अब इसके बाद इनटू CO जो होता है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड मीन्स इसकी डेंसिटी 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर 2। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। क्लियर? बाई, अब देखिए यहां पर सेंट्रल मेटल एटम जितना होंगे उतने से डिवाइड करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम है कितना 2, तो ये 2 क्या है नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, अब देख लो आप यहां पर ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 2 52 और ये हो जाएगा 2 54 और 54 और 18 कितना हो जाएगा 72 और 72/2 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हमने इस पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल की EN निकाली और कितना आया 36। तो हम कहेंगे कि ये पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल EN को फॉलो कर रहा, और हमने आपको बताया है कि अगर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल EN को फॉलो करेगा या फिर अगर मेटल कार्बोनिल EN को फॉलो करेगा तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो हम EN से स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं वो किसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, तो मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो ये 36 ये EN को फॉलो भी कर रहा और कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? अब देखिए अगला, ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और इसका हमसे पूछ क्या रहा है EAN पूछ रहा कि इस पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल का EAN कितना होगा। तो वही हम EAN के लिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। ठीक, अब देखिए RU ये जो है हमारा 4D सीरीज से बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 44। तो बस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम तो ये हो गया 44 RU का होता है, हमने पुट कर दिया। क्लियर? नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम तो कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स, तो 3 हो गया। क्लियर है? प्लस अब देखिए ये 3 सेंट्रल मेटल एटम है, तो 3 के बीच कितने डेल्टा बॉन्ड बनेंगे, तो 2 के बीच 1 बनता था, तो 3 के बीच कितना बनेगा 2 बनेगा, तो ये हो गया डेल्टा बॉन्ड। ठीक, कितने के बीच बन रहा, तो 3 के बीच बन रहा, तो 2 × 3 हो गया। क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, तो 12 है, तो ये है आपका 12। क्लियर? ओके, अब CO मोनोडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर डेंटिसिटी 1 हो जाएगी, मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। क्लियर? अब 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ओके, और बाई नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं 3 हैं। ठीक, तो यहाँ पर जितने सेंट्रल मेटल एटम होंगे उतने से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो 44 × 3 ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13, तो 132 और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 24/3। अब ये हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 130, ये हो जाएगा 138 और 138 और 12, यहाँ पर ऐड करेंगे 138 और 12, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 10 और 12, तो 12 को 2 और ये 2 और 3 5 और 1 6। क्लियर है? और ये 1, तो 162/3। क्लियर? 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसका EN हमने निकाला, ये कितना आ गया 54। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका ये RU, चूँकि RU जो है आपका ये 4D सीरीज से बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर 44 होता है,
तो 4D सीरीज से बिलोंग करेगा तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कितना होना चाहिए 54 और यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि ये EAN को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये EAN को फॉलो करेगा क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल है। ओके, EAN को फॉलो कर रहा तो कंपैरेटिवली कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्लियर। CO2 CO का 8 हमने अभी इससे पिछले अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था, तो क्लियर है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ओके, अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है, ओके, ये बेस्ड है मेटल कार्बोनिल पे। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये बेस्ड है मेटल कार्बोनिल पे, और हमको पता है जो मेटल कार्बोनिल होता है हमारा उसकी स्टेबिलिटी EAN से डिसाइड करते हैं। क्लियर, मीन्स वो अगर EAN को फॉलो करेगा तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। तो इस टाइप के जब भी एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इनका EAN जो है वो वैलिड मान लेंगे। क्लियर ना, इनका EAN जो होगा वो वैलिड होगा, जैसा कि हमने की पॉइंट में आपको यहाँ पे नोट कराया है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल है, और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल में हमसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका EAN वैलिड मानेंगे तो क्या होगा EAN। क्लियर। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा ये CO है इसका एटॉमिक नंबर 27, ये हमारा 3D सीरीज से बिलोंग करता है, और 3D सीरीज का नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा ये होगा हमारा 36। क्लियर। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो इसका EAN वैलिड मानेंगे वो कितना मानेंगे 36 मानेंगे। क्लियर। तो देखिए EAN इक्वल टू, चूंकि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तो इसका EAN निकालने का अभी मेथड पढ़ा था हमने शॉर्टकट, उसी शॉर्टकट मेथड को अपनाते हैं। ओके, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 27 इंटू नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम तो 2 प्लस, अब 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच कितने डेल्टा बॉन्ड तो 1, और चूंकि सेंट्रल मेटल एटम का नंबर कितना है तो 2। ओके, प्लस यहां पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड दिया है आपका x इंटू, अब देखिए जो हमारा CO होता है ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी 1 मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, तो ये 2। क्लियर। अब डिवाइड किससे करेंगे तो नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम से डिवाइड करेंगे, ये कितना है 2। क्लियर। अब चूंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए EAN वैलिड मानते हैं, और EAN होना कितना चाहिए यहाँ 36, तो यहाँ 36 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 54 प्लस 2 प्लस 2x बाई 2। क्लियर। यहाँ पर इससे ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा प्लस का 2x। ये 56 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 72 में से 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16 और इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारा आएगा वो आ जाएगा 8। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारा 8 आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। और जैसा कि हमें पता है कि ये मेटल कार्बोनिल है और इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे अगर x की वैल्यू पूछता है तो इसका हम EAN वैलिड मानते हैं। क्लियर ना।
ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू की, क्लियर, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ये हमारा है Mn, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, क्लियर, और एटॉमिक नंबर 25 3D सीरीज से ये बिलोंग करता है और इसका नियरेस्ट नोबेल गैस जो होगा वो होगा 36, क्लियर है, ओके, 36 होगा। अब चलिए इसका हम EAN निकालते हैं, EAN, ओके। तो EAN जो होगा आपका, चूंकि x की वैल्यू पूछ रहा हमसे, ओके, और ये हमारा पॉलीन्यूक्लियर तो है नहीं, तो शॉर्टकट मेथड अपनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। क्या करेंगे, तो वही सिंपल फार्मूला EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर, ओके। x की वैल्यू पूछ रहा है तो EAN तो वैलिड है, कितना होगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है 36, तो 36 पुट कर दिया। Mn का एटॉमिक नंबर यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, क्लियर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब देखिए ये हाइड्रोजन है और हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड में, क्लियर ना, सिंपल आयन या काउंटर आयन है, ओके, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा इस पर होगा प्लस का 1, चूंकि ये प्लस का चार्ज होगा और चूंकि ये x टाइम्स है तो ये प्लस का x होगा इस पर, ओके। तो ये स्फीयर पर कितना आएगा, माइनस का x, और चूंकि ये न्यूट्रल है तो ये माइनस का x किस पे आएगा, सीधे Mn पे आएगा, ठीक। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस का x प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड 5 और डेंसिटी 1, क्लियर। अब यहाँ पर 36 और यहाँ पर जो होगा 25 प्लस x प्लस 10, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 और 10 35 इधर आएगा तो 36 माइनस 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है x की वैल्यू 1। तो क्लियर है, इस टाइप के जब भी हमको क्वेश्चन करने होंगे तो इनके लिए हमारा EAN इज़ वैलिड, ये हमारा की पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो हमारा नेक्स्ट केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछली साल एम्स का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आया था, क्लियर, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए ये जो केस है हमारा, इसमें कह रहा इन मेटल कार्बोनिल 3CO कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर, ओके। ये कहना ये चाहते हैं कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ये NO, क्लियर। तो 2 NO जो है हमारा 3CO को रिप्लेस करेगा, क्लियर ना, ओके। मतलब 3CO की जगह पे हम 2 NO जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, ये कहने का मतलब है, ओके। तो हम बात करते हैं यहाँ पर NO की। देखिए NO जो है अपने न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन जो है NO जो है अपने न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर। तो NO जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इकलौता ऐसा लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर, ओके। अब हम बात कर लें यहाँ पर कि जो 2 NO है वो 3CO को कैसे रिप्लेस कर सकता, क्लियर ना, करेगा। तो देखो ये आपका 3CO और ये है आपका 2 NO। अब CO मोनोडेंटेड लिगेंड तो डेंसिटी 1,
तो 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहाँ पर 2NO, तो 2 NO इलेक्ट्रॉन मतलब NO न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो है 3CO को 2 NO से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर ना? ओके, अब चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ CO आर सब्सटीट्यूटेड बाई NO इन FeCO5 देन द करेक्ट फार्मूला विल बी। क्लियर? ओके, अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो आपका FeCO का 5 ये दिया है। क्लियर? अब जो ये FeCO का 5 है इसमें CO जो है हमारा कार्बोनिल लिगेंड 5 टाइम्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 5 इंटू 2 मीन्स कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर Fe को लिगेंड से कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो सॉल्यूशन पे आते सीधे। अब देखो आपका ये जो है सेंट्रल मेटल एटम, ये है आपका लिगेंड, और हमें पता है NO जो है आपका ऐसा लिगेंड है जो अपने न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। चूँकि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें FeCO का 5 है, तो Fe लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन, Fe को लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये 15 यहाँ पर मिल रहा, ये हो नहीं सकता। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर CO से मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि हमारा लिगेंड से 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ही मिलना चाहिए, चूँकि 11 मिल रहा, तो ये हो नहीं सकता। क्लियर ना? ओके, अब देखिए ये है आपका अगला ऑप्शन। तो यहाँ पर CO मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इनटू कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और प्लस यहाँ पर NO न्यूट्रल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3 इंटू कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओके, तो चूँकि 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और 10 ही मिलनी चाहिए, तो ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3CO है वो कितने NO से रिप्लेस हो रहा, 2 NO से रिप्लेस हो रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C पार्ट आंसर सही है। क्लियर? ओके, अब देखिए इसके बाद हम अगले लेक्चर पे पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। क्लियर है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 6। ओके, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। क्लियर?